नाज़रीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। फोर्थ व्यू में आज हमारे साथ मेहमान होंगे चंद्र प्रकाश राय साहब। पीपी राय साहब जो है बहुत पुराने समाजवादी हैं, बड़े लीडर हैं और तमाम समाज के लिए काम करते रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ होंगे मिस्टर प्रमोद पहावा जो कि एनालिस्ट हैं जर्नलिज्म में, अपने अच्छे हाथ आजमाते। तो पावर साहब आपका खैर मकदम है फोर्थ व्यू में, और राय साहब आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम सीधे पहला सवाल करने जा रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि हम आज का मुद्दा सिर्फ इसी बात पर रख रहे हैं कि कल पीसी हुई राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई जो पीसी पर वो जवाब दे रहे थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सरकार पर हमला करने का, दिखावा करने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की तमाम कोशिशें जो है वो करते हुए नजर आए। मगर एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो चेंज होने जा रहा है, बदल सकता है, तो उन्होंने कहा इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि तमाम हिंदुस्तान के मीडिया ने उसको नेगलेक्ट किया, अवॉइड किया, मगर मैं वाहिद नसीम सिर्फ इसी शब्द को पकड़कर दो दिग्गजों से बात करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं इस पर निचोड़ निकाल सकूं कि आपका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। यही आज का मेरा मुद्दा है, यही मेरा चौथा नजरिया है। यहाँ पावर साहब, पहला सवाल आपसे मुख्तसर से लफ्जों में पहला सवाल आप खत्म करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या माना जाए कि भारत का लोकतंत्र बदलने जा रहा है? नहीं, उन्होंने साथ में ये भी तो कहा था कि लेकिन आप निश्चिंत रहें, भारत से लोकतंत्र खत्म होने वाला नहीं। हाँ, ये भी नहीं। तो आप ये मानते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र खत्म होने वाला नहीं है? नहीं, लोकतंत्र खत्म कहां से हो जाएगा? हमारे पास अब तो कोई राजा भी नहीं रहा। या तो बहुत सारे राजवाड़े बनाए। राय साहब, पावर साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र जो है वो खत्म होने वाला नहीं, मगर मैं इसका मतलब इस तरह से निकालता हूं कि उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म होने वाला नहीं। ये आपस में कॉन्ट्रोडिक्शन जो है, एक दूसरे की बात को काट रही है। लोग ऐसा समझ रहे हैं, मगर मैं इसको कुछ यूं समझता हूं कि ये कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र की फॉर्म बदल जाएगी। हो सकता है कि चीन की तरह एक ही पार्टी जो है वो आपने चुनाव की प्रक्रिया करें, पोलित ब्यूरो बना लिया जाए, या एक प्रेसिडेंट हो और उसी का चुनाव का तरीका भी चाइना जैसा हो जाए, या फिर अमेरिका जैसा लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसके तरीके जो है बिल्कुल एक मुख्तलिफ होते हैं, वहां वोट पैटर्न का तरीका बिल्कुल अलग होता है और रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यू अलग होती है, उस लोकतंत्र के मायने अलग होते हैं। आप क्या समझते हैं इस बयान? मैंने अगर ठीक से सुना उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र को कैसे बचाना है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब कोरोना खत्म हो जाएगा। और मेरा जो अपना मानना है कि भारत से लोकतंत्र कोई खत्म नहीं कर सकता, और अगर इसको दो दलीय व्यवस्था, यहां पर तानाशाही तो हो ही नहीं सकती। एक दल की तानाशाही लाने की कोई कल्पना भी बेकार है, उसके खिलाफ कभी न कभी विद्रोह हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि आपातकाल के बाद भी अंदर अंदर सुलग रहा था देश, और जब मौका लगा तो बंगाल से लेकर कश्मीर तक बोहनी नहीं होने दिया इंदिरा गांधी जैसी नेता की। खुद उनको हरा दिया, उनके बेटे को हरा दिया, कोई नहीं बचा। ये देश मूल रूप से लोकतांत्रिक देश है। मैं तीन शब्दों का इस्तेमाल, अमेरिका जैसी लोकतंत्र की बात, मैं अगर लोकतंत्र की फॉर्म चेंज हो तो अमेरिका जैसे अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो, इस बारे में इंदिरा गांधी के समय भी चर्चा एक बार शुरू हुई थी और वो चर्चा चलने के बाद में बंद हो गई। प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की हो या ना हो, और तरह तरह की लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में चर्चा होती रहती है। अमेरिका वाली व्यवस्था हमसे ज्यादा बेहतर इसलिए है कि वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भी चुनाव लड़ना पड़ता है, और नीचे जमीन से लेकर राष्ट्रपति तक सबको चुनाव पहले पार्टी में लड़ना पड़ता है। ओपन इलेक्शन उसी तरह होता है जैसे चुनाव होता है, और फिर उसको जनता में जाके उस पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। तो वो तो खैर बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए। लेकिन यह देश चूंकि डाइवर्सिटी वाला देश है, अलग अलग तरह के कल्चर, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें पूरे देश में एक बड़ी बहस चलानी पड़ेगी और सारे लोगों को जोड़ करके तब निर्णय लेना पड़ेगा कि दो दलीय व्यवस्था बन पाए और दो दलों में ही लोग बट करके रह जाएं। लेकिन इतनी आसानी से मुझे भी वो संभव दिखाई नहीं पड़ता।
क्या मैं मतलब ठीक है, बिल्कुल आपसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। एक यहाँ आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो बहुत बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ। आपसे अगला सवाल पावा साहब के बाद पूछूंगा। वहाँ 50 सीनेटर, जो 50 से 70 के बीच में सीनेटर, यानी 50% से प्लस सीनेटर जो है वो एक ही धर्म के होते हैं, जो यहूदी होते हैं। उसका इतिहास निकाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक ही छोटी सी कम्युनिटी का सीनेट पर कब्जा हमेशा रहता है, बहुमत हमेशा रहती है। उसको लोकतंत्र और रिप्रेजेंटेटिव जो चुनकर जो कांग्रेस में भेजे जाते हैं, वहां पर उनकी क्या वैल्यू रह जाती है? अगर अपर सदन उनको डिनाई कर देता है तो उसके कोई मायने नहीं होते हैं। इसलिए कुछ करने के लिए एक पैटर्न ये भी है, और कैद करने के लिए दूसरा पैटर्न और भी है। तो इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। पावा साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से, चलिए बड़ी बड़ी तारीफें की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? क्योंकि तमाम मीडिया ऑपरेट होता है अमेरिका से, चलाया जाता है अमेरिका से। मैं अमेरिका को, इंग्लैंड को एक तरफ, एक ही जगह इसलिए मानता हूं कि ये मानता हूं कि इंग्लैंड के लोगों ने ही अमेरिका पर जाकर कब्जा किया था, फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म को डेवलप किया गया, फिर वो आजाद हुआ। फिर आज तक जो है, मैं छावनी से ज्यादा अमेरिका को, ब्रिटेन की कुछ नहीं मानता हूं। मेरी अपनी ओपिनियन है। आप ये बताइए, आप भी कहते हैं कि नहीं लोकतंत्र को बचा लिया जाएगा या नहीं बचा लिया जाएगा। आप जानते हैं ना कि टीटू हुआ था, वो भी कहता था मैं लोकतंत्र है, ये भी लोकतंत्र है। आज चीन में भी पूरी तरह से लोकतंत्र है, बस आप राष्ट्रपति नहीं बदल सकते। जी बाबा साहब, क्या सुन रहे हैं बाबा साहब आप मुझे? हाँ, थोड़ा सा बात का हिस्सा एक बार दोबारा बताएं। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि टीटू वो भी कहता था कि लोकतंत्र है, जी, लेनिन कहता था लोकतंत्र है, चीन कहता है लोकतंत्र है। बस आप राष्ट्रपति नहीं बदल सकते, आप जो सत्तासीन हैं उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। नहीं देखिए, हमारे संविधान ने बहुत चेक एंड बैलेंस की गुंजाइश रखी हुई थी। लेकिन अगर सुन लेना, बदलने के बाद तो लोकतंत्र की फॉर्म चेंज होगी। नहीं, दिक्कत तो ये है, ही नहीं है ना। नहीं, दिक्कत तो ये है कि 2 और 2 4 होते हैं, अगर मैं ना मानूं तो 5 ही होते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी है। और जहां तक अमेरिका की जो लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, वहां की खास बात यह है कि वहां प्रेसिडेंट के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। वो एक अलग बात है कि हम खुद ही अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल कर और सब कुछ एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ अदालतें फ्री हैं कहने के लिए, हमारे यहाँ मीडिया फ्री है कहने के लिए, लेकिन अगर ये व्यवहार में आए तो भारत से अच्छा लोकतंत्र नहीं है। बाबा साहब रुकिएगा, आपने कहा अदालतें फ्री हैं कहने के लिए नहीं, इसी देश की अदालतें वो भी हुआ करती थी। राय साहब इसकी तस्दीक देंगे, जिनको अदालत में इंदिरा गांधी सबसे ताकतवर लेडी को जब उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, अदालत में बुलाया था। तो मैं कह तो रहा हूं, वो तब थी, अदालतें फ्री हैं कहने के लिए, लेकिन अदालतें फ्री होती थी। और संविधान में जो प्रावधान रखे गए हैं उसमें वाकई में इतनी गुंजाइश थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई गलत स्टेप लेता है या संसद भी कोई गलत कानून बनाती है तो उसके ऊपर रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है पावर्स की, तो आज हमारे 67 दलित सांसद हैं, लेकिन क्या दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है एक भी बोलता है? क्या एक ने भी कहा कि मैं सरकार छोड़ के बाहर आ जाता हूं? क्या एक ने भी कहा मैं संसद से इस्तीफा दे देता हूं? क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थों में या दबाव में, जैसे आप कह रहे हैं कि यहूदी वहां पर रोल करते हैं अमेरिका के अंदर, उनकी पावर है, तो ऐसे हमारे यहाँ भी धर्म की किसी की पावर होगी, किसी की मूर्खता की पावर होगी, या किसी के पास सीबीआई की पावर होगी, किसी के पास ईडी की पावर होगी। उसी के दबाव में सभी नेता भी रह जाते हैं, सभी पार्टियां भी रह जाती हैं। आज कितना कुछ। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी, जो लोग क्रांति की बात करते थे, यहाँ पर बड़ी क्रांतियों की बात राय साहब ने भी की है। मैं राय साहब की तरफ एक बार आता हूँ, बाबा साहब आता हूँ। राय साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ आप कह रहे हैं कि वो जब इमरजेंसी हटाई गई थी तो खुल गया था और लोग जो है वो इंदिरा गांधी को हटा दिया था, इस तरह की बातें। आज उस दौर का भी हिंदुस्तान था। ये भी सही है कि इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो जो भय आज देखा जा रहा है लोगों में, उससे भी ज्यादा ये सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर देखा जा रहा है वो भय। अभी सिर्फ जो खासतौर से एक ही माइनॉरिटी के अंदर वो भय है, मगर उस वक्त तो बहुत सारे लोगों के अंदर इमरजेंसी के दौर में लीडर अपोजिशन के
सबके मनों में एक भय हुआ करता था। मगर ये भय तो मुझे जो है मायावती के चेहरे पे, अखिलेश यादव के चेहरे पे और तमाम जो स्टेट के लीडरों के चेहरे पर कि अब जो है उससे भी खतरनाक भय नजर आ रहा है, क्योंकि म्यूट है, खामोशी है पूरी तरह से। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर विपक्ष एक म्यूट मोड में चला जाता? देखिए वाहिद भाई, दुर्भाग्य से लीडरशिप की क्राइसिस आ गई बीच में, और हमारे नेता लोहिया ने एक नारा दिया था, उसके बाद कुछ ऐसी परेशानी पैदा हुई, जात के नाम पर लोग नेता बनने लगे। उनमें कुछ तो ऐसे थे जो सिद्धांत से भी जुड़े रहे और कुछ सैद्धांतिक लड़ाइयां भी लड़ते रहे, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ जात के नाम पर चुनाव जीतने लगे और जात के नाम पर आने लगे, तो सिर्फ जात के नाम पर ही और जात के लिए ही काम करने लगे। और जब उनको सत्ता मिली तो वो लगा निरंकुश है, और उस निरंकुशता में उन्होंने इतने अपराध कर डाले तरह तरह के कि उनका डरना स्वाभाविक ही था। लेकिन इस देश में नेताओं ने कभी भी सत्ता नहीं बदली है, इस देश में हमेशा जनता ने सत्ता बदली और हमेशा फैसला किया है। मैं 3 शब्दों का जिक्र आपसे कर रहा था। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए इस भारत के नागरिक को, लेकिन भारत के नागरिक को उन्मुक्त हंसी, फ्री लाभ भी चाहिए। आप देख लो, आज हम और आप अपने घरों में बंद हैं तो कसमसाहट है कि कितनी जल्दी लॉकडाउन खुल जाए। हम घर में कैद होके नहीं रह सकते, हम विचार और हंसी से कैद होके नहीं रह सकते। वरना आपातकाल की अगर मैं जिक्र करूं तो आपातकाल में जितनी चौड़ी सड़कें आपको देश में दिख रही हैं, ये सब आपातकाल में बनी है, किसी को घोटाला नहीं हुआ था। सब रात रात भर में कई कई किलोमीटर सड़कें बन जाती थी, और बढ़िया सड़कें जो 10-15 साल तक टूटी नहीं। आपातकाल में ट्रेन की सीटी सुन करके आप घड़ी मिला सकते थे, किसी दफ्तर में कोई घूस नहीं लेता था, तमाम अच्छाइयां थी। लेकिन चूंकि आपको कैद कर दिया गया था, आप सांस नहीं ले सकते थे, भय का माहौल था कि कुछ बोलेंगे तो पता नहीं कौन सीआईडी वाला कहां शिकायत कर देगा, कौन गिरफ्तार हो जाएगा। ये तो एक भय का माहौल था, और एक पार्टी का जो उस वक्त आतंक बन गया था, उसके खिलाफ अंदर अंदर जबरदस्त रिएक्शन था। भारत का जो मानस है ये लोकतांत्रिक मानस है, लोकतंत्र में जीना चाहता है और खुल के जीना चाहता है। यहाँ का आदमी लुंगी उठा करके पूरे गांव में टहल आता है, बनियान उतार करके पूरे गांव में टहल आता है नंगे बदन। तो ये उन्मुक्त जीवन जीने की शैली का नाम भारत है, और सब तरह के धर्म और जातियों उसी तरह के लोग हैं। यहाँ पर लोकतंत्र को खत्म करने की कोई भी साजिश बहुत आत्मघाती होगी, उसके बुरे परिणाम होंगे। वैसे पावर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ के संविधान में चेक एंड बैलेंसेस लगे। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि ये देश एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। दुनिया की किसी भी देश को आप देख लीजिए, इंग्लैंड में 150 साल तक कंसिलियम चला, राजा और चर्च के बीच में लड़ाई होती रही और लोग मरे। अमेरिका में गोरे और कालों की लड़ाई के बीच में कितने बड़े बड़े लोग मरे, और 1 घंटे एक दिन अमेरिका में लाइट चली गई तो लाखों करोड़ डॉलर की लूट हो गई और कितनी औरतों के साथ बलात्कार हो गया। फ्रांस में दिगाल के आने के पहले तक 1-1 घंटे में 2-2 प्राइम मिनिस्टर हो गए। हमारा देश कहीं ज्यादा जल्दी गलतियां कर रहा है, भुगत रहा और सीख रहा है। तो ये जो थोड़ी बहुत कमियां दिख रही है कि हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरा कहना यह है कि जो छोटी मोटी कमियां दिख रही हैं, कि अगर आज पावर साहब को कहना पड़ रहा है कि अदालतें कहने के लिए स्वतंत्र थी, फला चीज कहने के स्वतंत्र थी, तो ये ट्रांजिशनल फेज का ऐसा दौर आता है जिसमें बुराइयां आती हैं, उससे सबक लेते हैं और फिर उससे अच्छे बन करके निकलते हैं। मैं हमेशा यह मानता रहा हूं कि भारत का लोकतंत्र इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा, परिपक्व होगा और ज्यादा मजबूत होगा, और इसके खिलाफ किसी ने साजिश करने की सोची भी, वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। जी, आता हूँ राय साहब आपके पास। पावर साहब, आप एक बात बताइए कि जिस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सो कॉल्ड तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया, क्या बोलते हैं इसको, मैं खैर बहुत ज्यादा जिक्र इसका नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये सही बात है कि ये दिमाग पर बहुत बड़ी परसेंटेज के दिमाग को हाईजेक करके उसको करप्ट कर रहा है, इसमें इसलिए उनका जिक्र करना पड़ रहा है। वैसे अगर हम अस्तर की बात करें तो वो इस लायक भी नहीं है कि उनकी चर्चा की जाए, उनको नर्सरी की क्लास में बैठना चाहिए। अभी तो वो बचे हैं क्योंकि वो दलाली भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। अलबत्ता ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई देश आज इस दुनिया में पूरी तरह से डिक्टेटरशिप लागू कर सकता है, अपनी मर्जी से सब कुछ बदल सकता है, एक कम्युनिटी को जो है वो जेनोसाइड कर सकता है, या कोई इस तरह का कैद या इस तरह का जो है व्हाट्सएप द्वारा और जो कुछ फैलाने की एक कोशिश की जा रही है, क्या कितने लोगों को इसमें इससे दहशत या खौफजदा होना चाहिए, और कितने लोग हैं या देश में जो इस हालात पर अपना रिएक्ट कर रहे हैं विदेशों में? देखिए, आपके और हमारे बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं और हम सनातन धर्म के पुजारी। तो हम लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। अच्छा, आप लोग नहीं मानते इस बात को कि पुनर्जन्म होता है। आप हाँ, हम तो ये मानते हैं कि आत्माएं, दुरात्माएं, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं आती जाती रहती हैं, शरीर बदलती रहती हैं।
अच्छे लोग भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं। हम साइंटिफिकली डीएनए ट्रांसफर मान सकते हैं। वो जो भी मान सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हिटलर ने कभी जन्म दोबारा लिया कहीं या नहीं लिया, लेकिन इतिहास को अगर आप देखें तो इतिहास के बारे में ये तो कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। यद्यपि मैं नहीं मानता कि भारत में इतिहास दोहराएगा, लेकिन जर्मन में उसने आप बाबा साहब रोकता हूं, ये इतिहास आधा दोहराया जाएगा कि पूरा का पूरा दोहराया जाएगा? अब ये तो अपने अपनी सोच है, कौन कितना निराशावादी है या आशावादी है। जैसे राय साहब, डॉक्टर राय कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ चाहे 1.5 साल के लिए हुआ था, एक बार तो हुआ ही था ना। मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकता, न इस देश के बारे में ऐसी बातें सुन सकता, चूंकि हिटलर को बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, उसने सुसाइड किया था, अपनी ही कनपटी पे रख के गोली मार ली थी, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, न इसमें मुतमईन हूँ, न ऐसी बात करने की आपको इजाजत देता हूँ, और कटिंग करूंगा नहीं, पूरा चलाऊंगा। नहीं, मैं भी अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मानित है, और सबसे ज्यादा आज की तारीख में विश्व में सबसे ज्यादा इनको सम्मान भी मिला हुआ है और इनका समर्थन भी इनको मिला हुआ है। लेकिन समर्थन करने वालों के बारे में आपको एक बात बता दूं, एक पत्रकारिता का जो हाई लेवल का स्टडी होती है, जब आप वहां के पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उसमें एक स्टडी होती है मासेस का दिमाग बदलना, भीड़ का दिमाग बदलना। आप देखें कि 2012 में हम ही लोग, हमारी सारी भीड़ एकदम अन्ना हजारे के पीछे थी, हमें ईमानदारी, भ्रष्टाचार, सारी चीजें याद आ रही थी। तो 1.5 साल के अंदर ही हम हिंदू मुस्लिम भी हो गए। आज भी हम जगह जगह सुनते हैं किसी सब्जी वाले को आने नहीं दिया, दूध वाले को मार भगाया क्योंकि उसका नाम उर्दू में था। जबकि मैं तो यहाँ के ज्यादातर मुस्लिम को मुस्लिम ही नहीं मानता। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस का मौजू है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि ये प्रसव काल चल रहा है, और इस प्रसव के बाद बेटा होगा, कितना लायक बेटा होगा या कितना नालायक बेटा होगा, ये ईश्वर बेहतर जानता है। जी, मैं आता हूँ आपके पास। राय साहब, आप बने हुए हैं हमारे साथ? जी बने हैं जी। राय साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, आज में जो कहा वो कहा, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था डिवाइड इस देश में करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम या सिखिज्म या हिंदुइज्म, ये जो है सब अलग अलग करके अपने अपनी अर्थव्यवस्था चाहेंगे, ये कितना जायज है कि एक देश में अगर आर्थिक, मैंने ये बात रीड की है, मैंने समझने की कोशिश की है, ये बहुत खतरनाक खेल है। जब अर्थव्यवस्थाएं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, शायद ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या ये वो लोग जो दुश्मन है इस देश के, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मात्र 4 करोड़ लोगों के देश की अर्थव्यवस्था और सिर्फ 85 लाख लोगों के अपनी बीच की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अपना परफॉर्म बेहतर कर सकती है। आप 20-30 करोड़ लोगों को कह रहे हो कि अपनी अर्थव्यवस्था अलग बना लो। क्या ये नादान लोग इसके मतलब भी समझते हैं? ये अर्थव्यवस्था बन जाएगी, 2 साल तक काम है, यह अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी, अपने ही लोगों में काम करना शुरू कर देगी। मगर क्या ये बेवकूफ लोग इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि वो कहां पहुंचा रहे हैं इस देश को? मैं 2-3 बातें करूंगा। नंबर 1 बात तो ये कि अगर दिल्ली में कोई नफरत फैलाने की कोशिश हुई तो दिल्ली के 2-3 दृश्य देखने के हैं। एक तरफ तो कुछ लोग मर रहे थे और कुछ लोग नाले में मिले, दूसरी तरफ हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, मंदिरों की रक्षा मुसलमानों ने की, मस्जिदों की रक्षा हिंदुओं ने की, और इन दोनों की रक्षा सिखों ने की। सिख समुदाय ने इन दोनों की, और पहवा साहब जैसे लोगों ने वहां घूम घूम के दवाई और खाना बांटा। तो दृश्य तो ये भी है। जिस वक्त ये दृश्य सामने आए और फिर दोनों ने मिलकर के हम अपने को बटने नहीं देंगे इसके नारे लगाते हुए जुलूस निकाले, तो जो ही ये दृश्य सामने आए तो वो ताकतें तो वही हार गई जो इस देश को डिवाइड करना चाहती हैं। वो ठीक है, वो टीवी मीडिया उनके साथ है इस वक्त और वो उस दृश्य को ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन उस दृश्य के खिलाफ लड़ने वाला मीडिया भी, सोशल मीडिया भी बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय भी है और सफल भी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से और इस पूरी आपकी डिबेट के माध्यम से, कल को अगर गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में चलते हुए तो धक्का देके अपने 400 किलोमीटर दूर अपने गांव तक, घर तक ले जाओगे क्या? 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, या किसके हाथ से बनवाओगे? साइकिल किससे ठीक कराओगे? सारी जड़ी का काम किससे कराओगे?
फिरोजाबाद की चूड़ियां किससे बनवाई? तो मुख्तलिफ नहीं, मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। नहीं आप पूरी करिएगा, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, इस बात को आपको जी। पूरी करूंगा। बीच में मैं ये बड्यूल इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे भी शहर होते हैं, ऐसे भी जगह होती है जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा होती है, वहां सारे काम हिंदू ही करते हैं। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, वो सारे काम जो है लोहार बढ़ाई पंचर से लेके मुस्लिम ही करते हैं। सिख सरदार जो है वो भी जहां पर कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वो नीचे से लेके ऊपर तक जो है, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट को एक कॉमन फिनोमिना बना लेते हैं। और अगर ये भी हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं कि अगर से सब सब्जी बेचने वाले भी हिंदू अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे, पंचर लगाने वाले भी हो जाएंगे, मगर ये दो अर्थव्यवस्थाएं अगर अपने आप में इंडिविजुअल काम करने लगेगी तो दो अर्थव्यवस्थाओं के अलग होने का मतलब समझते हैं आप? भाई साहब, मैं वही कह रहा हूं, इसको बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जो नासमझ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये न सफल हो रही है, न होगी, न हो पाएगी किसी भी हालत में। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक सवाल उठाता हूं। आज जब सारी व्यवस्थाएं बंद है, हमारी आपकी सबकी गाड़ियां घरों में पार्क है, बड़े लोगों के हेलीकॉप्टर और जहाज पार्क है उनके हैंगर्स में एयरपोर्ट के, हमारे आपके कपड़ों के वार्डरोब, जो भी कपड़े हमने बनवाए जिसकी जो हैसियत है, वो अलमारियों में टंगे हैं, जूते अपनी जगह रखे हुए हैं, सारे कारखाने, रेस्टोरेंट और मॉल बंद है। सिर्फ खुला क्या है? किसान का खेत, किसान का फसल। आज जिंदा कैसे देश? दूध किसान के यहां से आ जा रहा, फल किसान के यहां से आ जा रहा, सब्जी उसके यहां से आ जा रही है? और अनाज उसके यहां से आ जा रहा है। इसलिए आज ये देश जिंदा है। या फिर दवाई के कारखाने जो दवाई दे रहे हैं, या जो अस्पताल जो हमारा इलाज कर दे रहे हैं। इस देश को नए सिरे से चीजों को सोचना पड़ेगा। और जिस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब अर्थव्यवस्था नए तरीके से ग्राम की तरफ, किसान की तरफ, गरीब की तरफ, मजदूर की तरफ जाने की तरफ हमको जाना ही पड़ेगा। कल मुकम्मल बात करेंगे आपसे, आज नहीं, कल से हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे और कल इस पर मुकम्मल बात करेंगे कि नई अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है, कैसे इस देश को हम अच्छे से राय दे सकते हैं, कैसे गांव के लोग, शहर के लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, मॉड्यूल और ये सब चेंज होने जा रहा है। हम उसके पैटर्न पर, पहलुओं पर बारीकी से बात करेंगे, आवाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज बाबा साहब, राय साहब के साथ जो है प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह हम कल फिर आपके साथ होंगे नए मुद्दों के साथ और आपके हितों के साथ और देश को सही गाइड करने के साथ। आज 4Q में इतना ही। अल्लाह हाफिज।